लालपुर नाम का एक गांव था जहां एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था सोमवती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए उनकी बखूबी सेवा करते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का सोनू दबा रहा था और तब सोनू बोला, दादी, मैं आपके पैर पिछले एक हफ्ते से रोज दबा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे पास कितनी जमीन आएगी। तो सोमवती कहती है, भाग शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस जमीन और मेरी पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना कोई मुझे पूछे भी ना। सोनू वहां से जल्दबाजी में भाग गया। सोमवती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे अजय ने कहा, कहाँ जा रही हो माँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। आज आपका भोजन हमने बाहर तख्त पर लगवा दिया है। ठंड का मौसम है, बाहर धूप में बैठकर भोजन ग्रहण कर लेना। फिर सोमवती कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। अजय अपनी माँ सोमवती को प्यार से उनको तख्त पर बिठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फिर अजय की माँ कहती है, एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है, जिसे कोई लालच नहीं है। तुम मेरी कितनी सेवा करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। फिर अजय कहता है, मेरे पास आपका आशीर्वाद है माँ। मेरा संसार भगवान और आपकी समीप कृपया से बहुत अच्छा है। अजय 30 साल का कुंवारा था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से अजय के बड़े भाई रणजीत हमेशा जलते थे। फिर रणजीत अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने भाग्यवान, अजय कैसे माँ को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। फिर रणजीत की पत्नी कहती है, वही तो, मैं भी वही कर रही हूँ। सारी जमीन जायदाद अजय देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रहेंगे। इतने सुनते ही रणजीत ने अपने भाई अजय से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर अजय कहता है, लेकिन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हैं? फिर रणजीत कहता है, मुझ में अब और ताकत नहीं है। मैं बस तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त सोमवती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है और कहती है, गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो तो मेरे और अपने छोटे भाई के जीवन के साथ खेल रहे हो। इससे पहले कि रणजीत कुछ कह पाता, वहां पर एक वकील घर और जमीन के कागजात लेकर आया। फिर रणजीत कहता है, आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है। जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे पिताजी घर के बड़े बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और अजय के नाम एक छोटी सी कुटिया है। बस
जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रणजीत खुशी से सातवें आसमान पर पहुंच गया और वहीं अजय इस बात से दुखी हो गया। फिर रणजीत कहता है, अब तो सुन लिया ना आप लोगों ने, पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। फिर अजय कहता है, मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रणजीत ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब सोमवती और अजय दर ब दर भटकने लगे और अपने पिता के जमीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर सोमवती कहती है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे संपत्ति नहीं दे पाई। सारी संपत्ति तेरे भाई ने छल कपट से ले ली। फिर अजय कहता है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आपका प्यार है ना मेरे पास, और आपके प्यार से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रणजीत अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। तो रणजीत कहता है, इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे। फिर रणजीत की पत्नी कहती है, अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जो स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना, वो जगह भी आपके पिताजी की ही थी और वसीयत के हिसाब से वो जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। फिर रणजीत कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो उसकी पत्नी कहती है, अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी माँ और भाई को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या अधिकार है? तो रणजीत कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे भी अजय हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरता रहता था। उसे सही सबक सिखाने का अब समय आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहां से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रणजीत कुटिया के पास पहुंच गया। रणजीत की बूढ़ी माँ सोमवती और उसका छोटा भाई अजय खुश हो गए। रणजीत कहता है, मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। तो सोमवती कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुमने भले ही मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया हो, लेकिन मत भूलो मैं एक माँ हूँ और तुम मेरी संतान हो। आज मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। फिर रणजीत कहता है, वो सब छोड़िए माँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को यह बताने आया हूँ कि आज से तुम कुटिया को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह पिताजी की थी और पिताजी ने सारी जायदाद का मालिक मुझे बनाया है। तो अब से ये जगह भी मेरी हुई। इतना कहकर रणजीत वहां से चला गया और सोमवती अपने बेटे अजय के साथ वहां से चली गई। फिर अजय अपनी माँ से कहता है, माँ, भैया ने तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया। हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? तो सोमवती कहती है, चिंता मत कर बेटा, ईश्वर पर भरोसा रख। तुझे पता है, जब ईश्वर
किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तब उसे इसी तरह से परीक्षा में डाल देता है। सोमवती अपने बेटे अजय के साथ गांव के ही करीब के जंगल की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। झोपड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही स्वस्थ और हरा भरा था। फिर अजय कहता है, माँ, कहीं हम दोनों यहाँ से भी न निकाले जाएं। तो सोमवती कहती है, चिंता मत कर बेटा, जंगल किसी का नहीं होता। जब इंसान का इस संसार की मोह माया से मन भर चुका होता है, तो वह जंगल की ही पनाह लेता है और यह जंगल सबको अपने अंदर समेट लेता है। फिर अजय कहता है, वह सब तो ठीक है माँ, पर अब आगे क्या? भैया ने तो सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। फिर सोमवती कहती है, ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, वह सब सही कर देगा। तू एक काम कर, तब तक कोई छोटा मोटा काम कर ले। मुझे विश्वास है यह बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। फिर अजय कहता है, तुम सही कहती हो। मेरी उम्र भले ही 30 वर्ष हो, लेकिन मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। कम से कम मजदूरी तो कर ही सकता हूँ। उस दिन के बाद अजय मजदूरी करने लगा। रोज शाम को वह मजदूरी करके आता और कमाए हुए पैसों को अपनी माँ के हाथ में रख देता। तो उसकी माँ कहती है, कभी कभी तुझे मुझ पर बहुत ज्यादा क्रोध आता होगा ना, कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। इस उम्र में तुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। तो अजय कहता है, ऐसा नहीं सोचो माँ, मेरे जीवन में दौलत कभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अजय का मजदूरी करते हुए अचानक पैर फिसल गया और उसके घुटने पर बहुत चोट आ गई। कुछ मजदूर उसे उसकी कुटिया तक छोड़कर चले गए। अजय के पैर से खून बह रहा था। फिर अजय कहने लगा, कुछ नहीं माँ, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और बस मेरे पैर से खून बहने लगा। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। तो अजय की माँ कहती है, चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरा यह पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सोमवती जंगल के अंदर चली गई। दरअसल सोमवती के पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे। सोमवती जब छोटी थी, तभी सोमवती ने जंगल की जड़ी बूटियां के बारे में बहुत ही अधिक जान लिया था। कुछ पत्ते सोमवती अजय के पास लेकर आ गई और उन्हें पीसकर अजय की टांग पर मलने लगी। तो अजय बोला, यह क्या है माँ? तो सोमवती बताने लगी कि यह जड़ी बूटियां का लेप है बेटा। तो अजय कहने लगा, आपने जैसे ही इसे मेरे चोट की जगह पर लगाया, मुझे ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि दर्द छू मंतर हो गया हो। तो अजय की माँ बोलती है, चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरे पैर के जख्म का निशान भी गायब हो जाएगा। सुबह जब अजय उठा तो वह देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर अजय कहने लगा, माँ, मेरे पैर से तो चोट का निशान तक गायब हो गया है। यह काम तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। आपने इसे कैसे किया? फिर सोमवती बताने लगी,
आयुर्वेद और जड़ी बूटियां का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है बेटा। इस ज्ञान को मैंने अपने पिताजी और दादाजी से सीखा था और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। अब कहीं जाकर काम आया। फिर अजय कहने लगा, माँ, आप तो जादुई डॉक्टर है इस गांव में, और न जाने आसपास के कितने गांव में लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज कर सकती हैं। फिर सोमवती कहती है, कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कहीं मेरा किया हुआ इलाज असफल हो गया तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरे पिताजी का नाम भी बदनाम हो जाएगा। फिर अजय कहने लगा, नहीं माँ, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान इस संसार में बहुत कम लोगों के पास है। जब मुझे फायदा हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इलाज का फायदा और लोगों को जरूर मिलेगा। उसी दिन के बाद अजय ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि जिस मरीज को किसी डॉक्टर से फायदा न हो रहा हो तो वह उसकी माँ के पास आ सकता है। 3 दिन बाद एक दुबला पतला व्यक्ति सोमवती के पास अजय के साथ आया और कहने लगा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है माँ जी। मैंने शहर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मगर सबने कहा कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। तुम्हें जीवन भर अब बस दूध पीकर ही गुजारा करना है। तो सोमवती कहती है, अपना हाथ दिखाओ। सोमवती उसी व्यक्ति की नब्ज चेक करने लगी और रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां देती हूँ। तुम सुबह उस जड़ी बूटी को खाना और 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। 3 दिन बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगेगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वह खा लेना। वह व्यक्ति वहां से चला गया। 3 दिन बाद वही व्यक्ति वापस आकर सोमवती से बोला, आपने जैसा कहा था माँ, मैंने वैसा ही किया। मैंने वर्षों से देसी घी की पूड़ी और अरहर की दाल नहीं खाई थी। मैंने पेट भर के खाई और कोई समस्या नहीं हुई। फिर सोमवती बोली, अब जाकर अपना डॉक्टर से टेस्ट करवा लो। और फिर वह व्यक्ति बोला, आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद वह हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि यह किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे सोमवती के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी फैल गई जिसका इलाज करना नामुमकिन हो गया। एक मरीज खस्ता हुआ सोमवती के पास आया और कहने लगा, मुझे बचा लीजिए माई, सारे गांव में महामारी फैल चुकी है। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो सोमवती कहती है, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। सोमवती ने उसी मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। वह मरीज स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में सारे गांव वाले सोमवती के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। सोमवती के इलाज से सारा गांव स्वस्थ हो गया। सभी अब सोमवती को जादुई बुढ़िया डॉक्टर के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद सोमवती का बेटा रणजीत और अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे सोनू के साथ आया।
सोनू को देखकर सोमवती खुश हो गई और कहने लगी, कैसे हो मेरे बेटे? सोनू, तुम ठीक तो हो न? तो सोनू कहने लगा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी दादी। मैं पापा से हमेशा कहता था कि मुझे दादी से मिलना है। आज पापा मुझे यहाँ लेकर आए। तो सोमवती कहती है, तुम्हारे पापा जरूर किसी काम से यहाँ आए होंगे बेटा। तभी सोमवती ने देखा कि रणजीत की आंखों में आंसू हैं। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर सोमवती का दिल तड़प उठा और बोली, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों? फिर रणजीत बोला, मैं यहाँ पर अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ माँ। अजय ने सही कहा था। मैंने पटवारी को पैसे देकर अजय के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम कर ली थी और मुझे उसी की सजा भी ईश्वर ने दे दी। मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। फिर सोमवती बोली, चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रणजीत की पत्नी बोली, मुझे विश्वास है कि आप हम सबको जड़ी बूटियों से ठीक कर देंगी। उसी दिन के बाद सोमवती ने रणजीत और उसकी पत्नी और अपने पोते का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने रणजीत को स्वस्थ करार दे दिया और वह सारा परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगे। और ऐसे ही सोमवती देश विदेश में चर्चित हो गई। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर सोमवती से जड़ी बूटियां की जानकारी लेने के लिए आने लगे। सोमवती सबको जड़ी बूटियां की जानकारी देने लगी और आयुर्वेद के फायदे बताने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।